आप एक शॉपिंग मॉल के अंदर गए, वहां आपने एक बहुत बढ़िया टी शर्ट उठाई जिसपे क्रोकोडाइल का लोगो बना हुआ था। आपने सोचा लो कॉस्ट ब्रांड का है, जो कि बहुत प्रीमियम और बड़ी ब्रांड है। जबकि आप घर लेकर आपको किसी फ्रेंड ने बताया कि भैया ये वो वाली कंपनी नहीं है, हांगकांग सिंगापुर की दूसरी कंपनी है। बैठ के आपका दिमाग खराब हो गया, बोला भैया मैंने इतने पैसे लगा दिए और मालूम पड़ा कि मैं किसी और ब्रांड का माल उठा के ले आया। यही डिस्प्यूट कोर्ट के अंदर गया। 23 साल पुराना ये डिस्प्यूट है। 2001 के अंदर ये केस फाइल हुआ था। इसका जजमेंट 2024 में आया था, जिसकी पिटीशन वापस दिल्ली हाई कोर्ट में डाली गई थी रिव्यू के लिए, और वापस दिल्ली हाई कोर्ट ने उसी सेम जजमेंट को अपहेल्ड कर दिया। तो आइए इस पूरे केस को और पूरे मैटर को समझते हैं। हुआ क्या था, दो ब्रांड, एक सिंगापुर हांगकांग साइड की थी और एक फ्रेंच साइड की थी। उसने क्या करा, लॉकॉस्ट ने बहुत अच्छे से अपनी ब्रांड को चलाया, दुनिया भर में मार्केटिंग करी, ब्रांडिंग करी। इंडिया के अंदर 1980 में वो आ गए और यहाँ पे आके अपने ट्रेडमार्क्स को रजिस्टर्ड करा, ब्रांडिंग करा, प्रमोशन करा और बिजनेस को चालू कर दिया। अब दूसरी वाली कंपनी 90s, मतलब 90s के बाद 1997 के अराउंड इंडिया के अंदर आती है, अपने बिजनेस को चालू करती है और वो भी मार्केटिंग करना चालू कर देती है। अब जो ये फ्रेंच की लग्जरी स्पोर्ट वियर ब्रांड है, उन्होंने इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा मार्केटिंग एंड प्रमोशन करा, शर्ट, स्पोर्ट्स वेयर, फुटवेयर, एक्सेसरीज सब बेचना चालू करा। और 1980 से इनके ट्रेडमार्क इंडिया के अंदर रजिस्टर्ड थे और एक इंटरनेशनल ब्रांड बनते जा रहे थे। दूसरी तरफ भी सिंगापुर और हांगकांग वाली जो कंपनी है क्रोकोडाइल इंटरनेशनल एंटिटी, वो भी वहाँ से अपना एक्सपेंशन करते करते इंडिया में आ गए। अब दोनों जब इंडिया में आए तो उनका डिस्प्यूट हो गया। एक बोला मैं यहाँ पे क्रोकोडाइल का लोगो यूज़ करते हुए माल बेचूंगा, दूसरा बोला मैं बेचूंगा। दोनों का डिस्प्यूट लंबा चला। अल्टीमेटली हाई कोर्ट में 2001 के अंदर ये डिस्प्यूट चला गया। वहाँ पे परमानेंट इंजेक्शन के लिए, डैमेजेस के लिए, प्रॉफिट फॉर अकाउंटिंग के लिए और क्रोकोडाइल लोगों का यूज़ बंद करने के लिए एप्लीकेशन लगाई गई। ठीक है, अब जब लोअर कोर्ट ने इस पूरे मैटर को देखा और समझा, तो जो देखिए पहला आर्ग्यूमेंट क्रोकोडाइल वाली जो कंपनी थी, हांगकांग वाली, सिंगापुर वाली, उनका क्या था कि क्रोकोडाइल डिज़ाइन उनका जो है वो डिफरेंट है, उनका स्टाइलिंग डिफरेंट है, ब्रांड टोटली डिफरेंट है, तो कस्टमर कन्फ्यूजन है ही नहीं। और ऑनेस्ट अडॉप्शन उन्होंने करा है, वो वहाँ पे रजिस्टर्ड है, सिंगापुर में रजिस्टर्ड है, इंडिया में भी उन्होंने फाइल कर दिया है। कंपनी का क्लेम बिल्कुल क्लियर था कि हमने इंडिपेंडेंटली इस ब्रांड नेम का अडॉप्शन किया है। और क्रोकोडाइल एक जानवर है, मतलब एक एनिमल है, तो उसका एक्सक्लूसिव राइट किसी को कैसे दिया जा सकता है। हमने भी ग्लोबल प्रेजेंस मार्केट के अंदर बिल्ड करी है, सब कुछ करा है, इसलिए इंडिया में भी हमें अलाउ किया जाना चाहिए। कोर्ट ने इसके एनालिसिस देखे और पूरा केस को समझने के बाद, सुनने के बाद फाइनल अपना जजमेंट दिया। पहली चीज़ तो दोनों मार्क सिमिलर है, दोनों में क्रोकोडाइल का यूज़ हो रहा है, शेप, पोस्चर, विजुअल अपीयरेंस, कॉमर्शियल इंप्रेशन सब कुछ सेम है यहाँ पे बैठ के। तो यहाँ पे एक लॉ का बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट निकल कर आता है कि अगर दूर से दिखने पे दोनों मार्क के पास से दिखने पे दोनों मार्क सिमिलर लग रहे हैं तो वहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है। फिर दूसरी चीज़ सिमिलैरिटी ऑफ गुड्स, दोनों कंपनी के गुड्स भी सिमिलर है, जो दोनों माल बेच रहे हैं क्लोथिंग एंड गारमेंट्स के अंदर, वो सेम काम कर रहे हैं, सेम इंडस्ट्री है। अब एक क्रोकोडाइल से व्हीकल्स बेच रहा होता, एक कपड़े बेच रहा होता, तो वहाँ कन्फ्यूजन होने के चांसेस कम हो जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा होता नहीं, कम हो जाते हैं, बट कैटेगरी दोनों की एक ही है तो कस्टमर इजिली कंफ्यूज हो सकता है। जब कस्टमर कंफ्यूजन आ गया, वहाँ ट्रेडमार्क इन्फ्रिंगमेंट आ गया। फिर इसके बाद कोर्ट ने अपना फाइनल जजमेंट दिया और कहा कि क्रोकोडाइल इंटरनेशनल का जो लोगो है वो लकॉश के ट्रेडमार्क से मिलता जुलता है, इन्फ्रिंगमेंट का केस बनता है, तो उनको परमानेंटली इंजंक्शन पास कर दिया गया। अब कोर्ट ने यह भी कहा कि प्रॉफिट फॉर अकाउंटिंग भी लो, मतलब 1998 से आपने जितना प्रॉफिट करा है, बिजनेस करा है, इंडिया के अंदर मार्केटिंग करी, पैसा लगाया है, रेवेन्यू जनरेट करा है, सेल्स करी है, उस सब का हिसाब हमें दो ताकि हम डैमेजेस को कैलकुलेट कर पाए। इसके अंदर पासिंग ऑफ का क्लेम भी डाला था लकॉस्ट ने। पासिंग ऑफ क्या होता है, डिफरेंस में एक्सप्लेन कर देता हूँ। पासिंग ऑफ मतलब होता है आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड नहीं है, और इन्फ्रिंगमेंट का डायरेक्ट मतलब होता है ट्रेडमार्क इन्फ्रिंगमेंट का कि भैया मेरा ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है। यहाँ पे इनका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड था तो ट्रेडमार्क इन्फ्रिंगमेंट में चला गया। पासिंग ऑफ में नहीं गया, इस चीज़ का ध्यान रखना। पासिंग ऑफ में जनरली आपको तीन चीज़ दिखानी पड़ती है, गुडविल, मिस रिप्रेजेंटेशन एंड डैमेजेस। तीन चीज़ प्रूफ करोगे फिर पासिंग ऑफ के अंदर जाता है। तो यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि इतनी गुडविल एग्जिस्ट नहीं करती है, मिस रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे अभी एविडेंस आप नहीं लेकर आए हो, इसलिए पासिंग ऑफ का क्लेम यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं हुआ है। फिर दूसरा क्लेम इन्होंने कॉपीराइट का भी करा था, वो भी इनको नहीं मिला कि आपका डिज़ाइन जो है ना, हम ऐसे एक्सक्लूसिव आर्टिस्ट वर्क के ऊपर आपको इस पर नहीं दे सकते हैं। जनरली अभी क्या हो गया, ट्रेडमार्क सर्च सर्टिफिकेट इशू किया जाता है, उसके बाद आप कॉपीराइट रजिस्टर्ड होता है। तो पहले पैटर्न अलग था, पैटर्न बिल्कुल बदल दिया गया है। तो आपको ट्रेडमार्क सर्च सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, उस क्लियरेंस के बाद आपका दिल्ली में कॉपीराइट रजिस्टर्ड होगा। अगर आपका ब्रांड ट्रेड के यूज में आने वाला है, नहीं आने वाला, तो दिल्ली में आपको कॉपीराइट रजिस्ट्री में एफिडेविट फाइल करना पड़ेगा कि हमारा ट्रेड से लेना देना नहीं, हमारा एक आर्टिस्टिक वर्क है। जो कॉपीराइट का क्लेम था वो भी इनको यहाँ नहीं दिया गया बिल्कुल भी, बट हाँ लोगो बिल्कुल सिमिलर था, सेम गुड्स थे, उसके बेसिस पे इन्फ्रिंगमेंट पास हो गया। यही एक बहुत बड़ा बिजनेस का भी लेसन है कि एग्जैक्ट ब्रांड किसी बड़ी ब्रांड का कॉपी मत करो, आपका लिटिगेशन में भी मनी लगेगा, टाइम भी लगेगा, प्लस अगर आप किसी का कॉपी करते हो केस को हार जाते हो,
फिर सोचा वो 1998 से बिजनेस कर रहे थे, मतलब आप 20 साल आपने बिजनेस चलाया और 20 साल बाद आपको मालूम पड़ गया जो सारा प्रॉफिट था बिजनेस का, 20 साल जो आपने मेहनत करी, हार्डवर्क करी, केस लड़ा, ब्रांड चलाया, टीम चलाई, सब कुछ करा, अब वो आपको किसी और को देना पड़ेगा, तो वहाँ आपको बहुत बड़ा मेजर लॉस हो जाएगा। जो लोग सोचते हैं ऐसा हमने बिजनेस को असेट बनाया था, बिजनेस असेट तब बनता है जब ट्रेडमार्क, आईपी, सारे राइट्स आपके पास होता है। अगर आप किसी का आईपी राइट चोरी करके, कॉपी करके बिजनेस चलाओ और उसके बाद आपको सारी चीजें किसी और को देना पड़ जाए तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए मैं हमेशा मना करता हूँ, कॉपी नहीं करना है, बी ओरिजिनल, ओरिजिनल वर्क को रजिस्टर्ड कराओ, क्रिएटिविटी को रजिस्टर्ड कराओ, नए और जेनरिक एंड ओरिजिनल चीजें लेकर आओ, जिससे क्या कॉपी करने से आपके लिए लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम हो सकती है। कोर्ट डिसीजन देगा, फिर आपको मालूम पड़ा डैमेजेस भी भर रहे हो, फीसेस भी भर रहे हो और आपका टाइम भी चला गया इसके अंदर, कोर्ट कचहरी के अंदर। इसलिए हमेशा ओरिजिनल वर्क को रजिस्टर्ड कराना, इस चीज का ध्यान रखना। किसी बड़ी ब्रांड से इंस्पिरेशन लेनी है, कॉपी नहीं करना। इंस्पिरेशन का कोई प्रोटेक्शन नहीं होता है, बट कॉपी करने पे प्रोटेक्शन होता है, इस चीज का ध्यान रखना। तो कॉपी नहीं करना है, बिल्कुल कॉपी नहीं करना है। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूं इस केस स्टडी से आपको काफी कुछ सीखने को, समझने को मिला होगा। कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, कोई डाउट है, क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बोल सकते हैं। आपने इस वीडियो को यहां तक देखा, हम लोग इतने बार सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।